वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय ऑनलाइन क्लासेस। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और मैंने आपसे बताया था कि जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करने से पहले आप पृथ्वी से पहले जाने इससे पहले आप ये जान लें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। और एक जियोमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन उससे भी पहले आप ये जान लें कि बाकी आपके सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, आपका जो आकाशगंगा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में भी आप जान लेंगे। तो एक बेसिक सीक्वेंस से आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कभी भी भूगोल नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं अगर आप मेरी क्लासेस आप करेंगे तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग चीज़ें मैं लेके चलूँगा बताते हुए। आप शुरुआत से जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे है, उसके बाद फिर चीज़ें कैसे आगे डेवलप हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर वर्तमान का जो हमारे सामने जो ये विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं स्थल पर, ये कैसे किस प्रकार से हमारे सामने आती हैं, ये सब चीज़ों को आपको शुरू से पता चलेगा। ठीक है, तो आप अगर कभी भूगोल नहीं पढ़े, भूगोल के विद्यार्थी नहीं रहे, तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि जो पहला वाला हमारा चैप्टर था उसमें हमने चर्चा की सिलेबस के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मेरा तरीका ही यही है और ये ज़रूरत भी है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है आप अगर देखेंगे तो मुश्किल मतलब मूलतः उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं इस तरह की, मतलब जहाँ पे आप सिलेबस नहीं मतलब खरीद सकते हैं, मतलब मिलता ही नहीं वहाँ पे, और जहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल पाता है, तो उन सब एरियाज़ में क्या होता है, इन सब की समस्याओं होती है, इन संसाधनों का अभाव होता है। तो अब जो शहरी बच्चे हैं, जो शहरी स्टूडेंट्स हैं, एस्पेरेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको तो आसानी से मिल जाता है सब चीज़ें, लेकिन उनके लिए क्या जो दूर दराज में है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, बस आपको जो करना है वो ये करना है, कॉपी लेना है, एटलस लेना है, उस पर जो है बैठ के बनाना है, मतलब प्रॉपर नोट्स जो है, और नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको साथ साथ, मतलब बस आपको बस लिखना है, केवल लेक्चर सुनना है और लिखना है, कुछ आपको अलग से कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल के लिए कोई एक बुक नहीं है, आपको कम से कम 6-7 बुक पढ़नी पड़ती है ऑप्शनल, तब जाके आपका कवर होता है। तो आप उतना पैसा खर्च करने के लिए आपके पास संसाधन भी नहीं है, तो फिर ये अच्छी बात है कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जा रही हैं यहाँ पे। तो आपको ना सिलेबस खरीदना है, ना आपको क्वेश्चन पेपर खरीदना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जो कि नोट सामने आपको दिया हुआ है, बस इसी को कॉपी करना है और लेक्चर को ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जो अभाव में जी रहे हैं, तो उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चीज़ों को उन्हीं के मतलब मूलतः अगर देखा जाए तो मैं उनके लिए ही लेकर चीज़ों को चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप आज से शुरू करते हैं, हम फिर ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, इसको समझते हुए फिर हम आकाशगंगा, आपका तारे इत्यादि के बारे में समझते हैं, फिर सौरमंडल समझेंगे, फिर उसके बाद हम पृथ्वी पे आ जाएंगे, तो पृथ्वी की उत्पत्ति देखेंगे, फिर हम विशुद्ध रूप से हम जो एंट्री कर लेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही भूआकृति विज्ञान के टॉपिक्स में। लेकिन ये जो आपका एक बेस तैयार करेगा, और ये जनरल मतलब ज्योग्राफी है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े भूगोल तब भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब एक सामान्य अगर स्टूडेंट है तब भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरल आपको ये ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना ब्रह्मांड, जिसे बोलते हैं द यूनिवर्स बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें बात करते हैं तो कुछ नहीं है, पृथ्वी के ऊपर एवं चारों तरफ विस्तृत असीम आकाश को जो है अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी के आप बाहर जाते हैं तो जो भी आपका क्षेत्र है, जितना जहाँ तक भी विस्तृत क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो ब्रह्मांड है वो इसी में व्याप्त है, इसका ध्यान रखेंगे आप। ये अंतरिक्ष जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद ब्रह्मांड भी उसी में है, और जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब ब्रह्मांड भी आज के समय आप देखेंगे तो इसका भी कोई अंत नहीं है, अभी तक कोई अंत तो ढूंढा नहीं जा सका फिलहाल में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जटिल है, काफ़ी दूरी है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लाइट ईयर देखते हैं, फिर पार्सेक में डिस्टेंस नापते हैं, फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब अभी देखिए मनुष्य के लिए, अभी वैज्ञानिकों के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा एक कठिन एक जटिल प्रश्न है कि ब्रह्मांड जो है मतलब कहाँ तक विस्तृत है, और क्या क्या इसमें वो मौजूद है। अभी बहुत ज़्यादा इसमें आप देखेंगे तो संभावनाएं हैं चीज़ों को तलाश करने की, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें आकर्षक चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे आप अगर बात करेंगे महाद्वीप के बारे में, तो महाद्वीप के बारे में हम वैज्ञानिक ज़्यादातर चीज़ों को जान चुके हैं, लेकिन अगर उसी के कंपैरिजन में आप बात करेंगे समुद्र के बारे में, ओशियन के बारे में, तो समुद्र के बारे में अभी बहुत सी चीज़ों को नहीं जाना गया, अभी बहुत सी चीज़ें नहीं जानी जाती हैं। तो एक तरह से देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि महाद्वीप के केस में अगर कंपैरिजन करेंगे समुद्र से, तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जब ब्रह्मांड की आप बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि और भी बहुत सी चीज़ें भी मनुष्य की पहुंच से बाहर है, मतलब मनुष्य बहुत सी चीज़ों के बारे में भी जानकारी नहीं रखता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हम चारों तरफ जो विस्तृत आकाश है उसे हम कहते हैं अंतरिक्ष, और ब्रह्मांड जो है इसी अंतरिक्ष में आपका व्याप्त है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। और विज्ञान में ब्रह्मांड को क्या इसे क्या कहते हैं, कास्मोस कहते हैं। ठीक है, कास्मोस कहते हैं, और इसके अध्ययन को हम जो कहते हैं वो कास्मोलॉजी कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
तो जो है ब्रह्मांड का, उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कुछ इंग्लिश स्टूडेंट्स, मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी कहा था कि सर जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसको आप यूज़ करें, ताकि हम कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हैं चीज़ों को, मतलब लेक्चर से कॉन्सेप्ट तो समझ लेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को आप यूज़ करेंगे तो हमारे चीज़ें ज़्यादा साउंड होंगी, ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं है बल्कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हिंदी के जो टर्म्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं। तो उस केस में आप इंग्लिश के टर्म्स को देखेंगे और उससे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए तो है ही है, आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो है आनी चाहिए, कि प्रत्येक जो शब्द हैं भूगोल में, जो शब्द टिपिकल शब्द हैं उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत दफ़ा आपको ऐसा लगेगा कि जो ये हिंदी का जो शब्द दिया हुआ आपके क्वेश्चन में वो समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर ज़्यादा नहीं हो रहा है उससे, ठीक है, क्या उसका अर्थ वो समझ नहीं आ रहा। तो फिर जब आप इंग्लिश का शब्द देखते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इंग्लिश के शब्द को भी साथ ही साथ यहाँ पे अमलगमेट करता हुआ चलूँगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो जो अध्ययन होता है ब्रह्मांड का उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में सभी लोग देख लीजिए, बस एक फैक्चुअल जानकारी यहाँ पे, और कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ब्रह्मांड क्या है, एक देखेंगे अंतरिक्ष में मतलब फैला हुआ भाग है, और बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। इसका भी पूरी तरह से जो है इसका सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है, अभी अनुसंधान की बहुत संभावनाएं है इसमें, और लगातार इस पर जो है रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो जो इसका ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अब बात करें, देखिए कुछ अब शुरुआती दौर में देखिए कैसे चीज़ों को डेवलप किया गया, मतलब कैसे देखिए शुरुआत से किसी ने खोज प्रारंभ की इसके बारे में, फिर चीज़ें उसके बाद फिर और डेवलप हुई। पहले थोड़ा गलत थी, फिर थोड़ा सही हुई, फिर और सही हुई, फिर और सही हुई, फिर वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो हम कुछ हद तक जो है प्रारंभिक स्थिति से जो है बहुत ही बेहतर पोजीशन में पहुंच जाते हैं। मतलब वो जो गलत अवधारणा हमने शुरू की थी शुरुआत में, उससे हम बहुत ही सही अवधारणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आज जो हमारे पास सामने अवधारणा है ये बिल्कुल सही है, कल को अगर कोई ऐसा हो जाए, कोई एक बेसिक सिद्धांत ही अगर फिजिक्स का बदल जाता है, ठीक है, तो उससे सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे कि लगातार आपको नज़र बनाए रखनी है, लेकिन फिलहाल आप जान लें कि वर्तमान में भी जो स्थिति है ये लंबे समय तक चलेगी, इतनी जल्दी यहाँ पे जो है कोई आमूल परिवर्तन नहीं होने वाला। तो अभी ध्यान रखेंगे आप कि चीज़ें अभी इसी तरह से डेवलप होंगी जिस तरह से अभी वर्तमान में है। ठीक है, कुछ सालों तक तो ऐसे ही चलने वाला है। बात करेंगे कि सबसे सर्वप्रथम, अगर पहली बार बात करें तो ब्रह्मांड का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो किया खगोल शास्त्री, एक बहुत ही प्रख्यात खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था टालमी। ठीक है, इनका पूरा नाम था क्लाडियस टालमी। देखिए टालमी ने जो 140 ईस्वी में, मतलब देखेंगे तो आप बहुत ही पहले की बात है ये, तो 140 में मतलब आप चल रहा है, आप मान लीजिए 2017 चल रहा है, तो 2017 में से 140 घटा देंगे तो आप सोचेंगे मतलब बहुत ही ज़्यादा समय हो गया जब ये प्रथम बार ब्रह्मांड का क्या किया था, अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो जो क्लाडियस टालमी थी, सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, पीटी में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। जीएस, क्योंकि आप जब ऑप्शनल पढ़ते हैं तो फिर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ज्योग्राफी है उसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो वो पीटी और मेंस दोनों के लिए होता है, तो इस तरह से आप पीटी का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखते रहेंगे। तो क्लाडियस टालमी जो है 140 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम अध्ययन करने का प्रयास किया। तो इन्होंने देखिए कहा, इनको जो दिखा, देखिए आंखों से इनको जो दिखा, उसी आंखों पर विश्वास करते हुए इन्होंने कहा कि देखो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जिसे जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाता है। एक कहें, देखिए आप हमारी धरती से आप भी देखते होंगे, जब आप पृथ्वी से रात में सोते होंगे तो आप देखते होंगे कि मतलब विभिन्न प्रकार के तारे इधर उधर हैं। ठीक है, और दिन में आप सूर्य देखते ही हैं, रात में चंद्रमा देखते ही हैं, तो आपको लगता होगा कि हम जो है सेंटर में हैं। ठीक है, बाकी लोग क्या है, इधर उधर जो है इसके चारों तरफ जो है परिक्रमा कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा, सामान्यतः आपको ऐसा लगता होगा, और लगना ही चाहिए, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, आपको देखने से फिलहाल तो ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो इनको भी मतलब शुरुआत में इनको भी ऐसा ही लगा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, और पृथ्वी के चारों तरफ जो है सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो पृथ्वी, मान लीजिए अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में, मान लीजिए आपको भूगोल का कोई नियम नहीं पता, आपको विज्ञान का कोई नियम नहीं पता, खगोल विज्ञान का कोई नियम नहीं पता, तो आप मान लीजिएगा पृथ्वी पर हैं बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में, तो आपको क्या लगेगा कि जो सूर्य देखेंगे आप, तो हमारे पूर्व से पश्चिमी तरफ सूर्य जा रहा है ना, तो आपको क्या लगेगा, सूर्य जो पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा। तो वही बात यहाँ पे कि शुरुआती दौर में जब कुछ ऐसी सुविधाएं थी नहीं, तो इनको जो है लगा कि जो है पृथ्वी जो है सेंटर में है, बाकी चीज़ें जो इसका क्या करेंगी, परिक्रमा कर रही हैं। ठीक है, तो इस अवधारणा को जो जियो सेंट्रिक कहा गया, मतलब जियो मतलब कि पृथ्वी, जो आपकी पृथ्वी है, जो जियो है वो क्या सेंटर में है, अब बाकी लोग इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो जियो सेंट्रिक मतलब पृथ्वी जो है केंद्र में है, बाकी लोग जो है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि जियो सेंट्रिक जो थ्योरी है उसको किसने दिया है, टालमी ने दिया था। ठीक है, तो ये लेकिन सबसे पहला प्रयास था ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अध्ययन के अंतर्गत, इसे आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला प्रयास है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। और अब आइए आगे बात करते हैं, दूसरा प्रयास क्या था, उसमें कुछ हम देखेंगे हद तक चीज़ों को जो सही किया जाता है। और इसमें देखिए
क्या होता है कि 1543 ईस्वी, मतलब लगभग 1400 साल बाद, मतलब 1400 साल तक यही चीज़ें चलती रही। 140 ईस्वी में वहाँ पे टालमी बताते हैं, फिर 1400 साल बाद जाके ये सब चीज़ें आपको फिर कॉपरनिकस, मतलब कि 1400 साल तक एक ही अवधारणा चलती रही कि जो पृथ्वी जो है केंद्र में है, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें इसके चारों तरफ घूम रही हैं। सोचिए कितनी गलत अवधारणा को लेकर 1400 साल तक ढोया गया, ठीक है। लेकिन 1543 में कॉपरनिकस ने बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। देखिए गलती तो इनकी भी है, मतलब ये भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो पिछला था उससे सही, अब उसकी तरफ ये, मतलब उससे सही की तरफ ये आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा था आपसे शुरुआत में कि चीज़ें जो पहले बहुत ही गलत थी, फिर धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, वर्तमान में भी सही होने की प्रक्रिया में, और आगे भी और इसका मतलब शुद्ध रूप हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में जो पृथ्वी को कहा कि ये ब्रह्मांड का केंद्र, मतलब पृथ्वी जो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के चारों तरफ ब्रह्मांड है, ठीक है। सॉरी, पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये सूर्य इत्यादि सब जो क्या कर रहे घूम रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर मैं कह दूंगा कि पृथ्वी के चारों तरफ ब्रह्मांड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ ब्रह्मांड तो है ही है, ठीक है। स्पेस है तो स्पेस में ब्रह्मांड तो है ही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसके पृथ्वी के चारों तरफ ही ये सब घूम रहे हैं, बल्कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र। ये कहते हैं नहीं, पृथ्वी नहीं, बल्कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। और इस अवधारणा को जो कहते हैं हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मतलब यहाँ पे सूर्य से मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है हेलियो मतलब, और सेंट्रिक मतलब सूर्य जो है क्या है केंद्र में है, तो इस अवधारणा को कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है। इनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, लेकिन इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। देखिए इनकी जो अवधारणा थी ना, उन्होंने सौर परिवार तक सीमित रखा था, मतलब उन्हें कहने का मतलब ये तो जो सूर्य है, ठीक है, उसी के चारों तरफ जितने ग्रह इत्यादि जो उपग्रह इत्यादि हैं, ठीक है, ये क्या कर रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहे हैं, और इनको ऐसी स्थिति इनको लगी और इन्होंने इस तरह की थ्योरी दी। लेकिन ये अभी देखिए उस व्यापक अवधारणा पर अभी नहीं जा पाए थे, मतलब कि ब्रह्मांड भी इसी के समय चक्कर लगा रहा है या फिर ब्रह्मांड कुछ और है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उनका बस एक लिमिटेड एरिया था जो कि सौर मंडल था, उसमें उन्होंने कहा कि सूर्य जो है इसी के चारों तरफ जो सारे मतलब चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में ही कहा, लेकिन मूलतः इनकी जो बात थी वो ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में थी, लेकिन सही किसके परिप्रेक्ष्य में है, वो सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है बात यहाँ पे। देखिए कहने का मतलब इनका यहाँ पे ये है कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो ब्रह्मांड जो है उसका जो केंद्र है वो सूर्य है, मतलब पूरा ब्रह्मांड सूर्य की तरफ जो है मूव कर रहा है। लेकिन इनकी जो सच में अगर देखा जाए उनकी जो अवधारणा थी वो क्या थी, सौर मंडल के हिसाब से सही थी, मतलब कि सूर्य के चारों तरफ जो सौर मंडल है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखें तो इनकी जो सच मतलब अवधारणा जो सही वाली थी वो थी सौर मंडल के चारों तरफ परिक्रमा करने वाला, न कि इन्होंने जो अवधारणा दी अपनी कि ब्रह्मांड इसके चारों तरफ मतलब घूम रहा है, सूर्य जो है केंद्र पर है, ये गलत थी। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो हम पाएंगे कि जो ये सौर मंडल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात अगर कही जाए तो ये बात सही बैठती है, क्योंकि आप देखेंगे सूर्य के चारों तरफ जो है सौर मंडल से क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। लेकिन इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। बिल्कुल आप सोचिए कि 1400 साल तक एक ही आप चीज़ को लेकर चलते हैं जो कि गलत है, कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र में, बाकी सब उसके चारों तरफ क्या कर रहे घूम रहे हैं। लेकिन अब जो पहली बार ऐसा किया जाता है, नहीं पृथ्वी नहीं, देखिए सूर्य केंद्र में, मतलब आप थोड़े से सही की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि पृथ्वी को आप छोड़ते हैं और आप पहुंचते हैं सूर्य पे। अब आप जो आंखों से देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो रियल हो सकता है उस पर आप यकीन करने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही कठिन बात है। क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो उसमें अगर ये कहे होंगे किसी से कि देखिए सूर्य जो है इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमती है, तो लोग उनको पागल समझे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई लोग अपने आंखों से देख रहे हैं ना कि सूर्य जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, मतलब पृथ्वी यहीं पे स्थिर है, सूर्य इसी चारों तरफ जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी उनकी कहीं घूम तो रही नहीं है, उनको तो ऐसा लग नहीं रहा कि पृथ्वी उनकी मूव कर रही है। इसका मतलब वो समझेंगे कि पृथ्वी मेरी स्थिर है और सूर्य देख रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ गति कर रहा है, तो सीधे कहेंगे कि नहीं तुम गलत बता रहे हो, तुम ऐसा है हो ही नहीं सकता। अरे जो आंखों से देखेंगे वो यकीन करेंगे, कि जो नहीं देखेंगे उसको यकीन करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब ये थ्योरी आई रही होगी उसमें काफी इनका विरोध इत्यादि हुआ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जब ये थ्योरी आएगी नहीं ये सूर्य जो है केंद्र में है, तो काफ़ी ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए पीटी में क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाते हैं कि मिलान करने के लिए दे देंगे कि हेलियोसेंट्रिक और जो आपको जियोसेंट्रिक थ्योरी है, इसको किसने किसने मतलब प्रतिपादित किया था, किसकी ये अवधारणा थी। तो उसको आप टालमी का दे देंगे एक जगह, तो फिर कॉपरनिकस दे देंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा मिलान करने में भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि पहले जो है जियोसेंट्रिक थ्योरी आती है, फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आती है। जियोसेंट्रिक थ्योरी टालमी देते हैं, उसके बाद जो आपका हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है इसको कॉपरनिकस देते हैं, ठीक है। आइए अब आप बात करते हैं, देखिए अब चीज़ें और थोड़ा सा हमारे सामने खुलकर साफ तरीके से होना शुरू होंगी। ब्रिटेन के खगोलविद हर्शल ने सन 1805 में, मतलब 1543 के बाद लगभग देखें तो 250 से 300 साल तक के बीच के बाद जो है दूरबीन का प्रयोग करते हुए ब्रह्मांड का अध्ययन किया और बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। देखिए और चीज़ें हमारे सामने जो क्लियर खुलकर आती हैं। तो अब ये कहते हैं कि भाई देखिए
जो आपका सौर मंडल जिसे आप समझ रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, दरअसल क्या है, ये सौर मंडल आकाश गंगा के एक भाग है, ठीक है। अब ये आकाश गंगा तक पहुंच गए कि अभी तो हम सौर मंडल में थे, पहले तो हम पृथ्वी तक थे, जो कि पृथ्वी से देखते थे उसे समझते थे, फिर हम सौर मंडल में पहुंचते हैं, अब सौर मंडल से ही आकाश गंगा तक पहुंचते हैं कि भाई देखिए जो सौर मंडल है वो एक बहुत बड़ा आकाश गंगा है, उसका एक भाग है, ठीक है, एक अंश मात्र है, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए चीजें पहुंचती हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। आगे और डेवलपमेंट होता है तो 1925 में, ठीक है, अमेरिकी खगोलविद एडविन पी हबल, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो व्यास है 250 करोड़, यहाँ देखिए करोड़ लिखा है, ध्यान से आप देख लेंगे, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, और इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की तरह लाखों आकाश गंगा है। मतलब अब देखिए कि 1805 की बात करते हैं, फिर 1925 की बात करते हैं, लगभग आप देखेंगे 100 सालों के बाद जो है फिर हमारे पास थ्योरी आती नहीं, देखिए जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, ये आकाश गंगा इस तरह की लाखों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, और ये जो है हमारे ब्रह्मांड में स्थित है, और जो ब्रह्मांड का व्यास इन्होंने माना वो माना कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष जो है ब्रह्मांड का आपका व्यास है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं चीजें किस प्रकार से शुरुआत से डेवलप होती है। पहले हम मानते हैं पृथ्वी केंद्र में, फिर मानते हैं नहीं सूर्य केंद्र में, फिर मानते हैं कि नहीं जो सौर मंडल है वो जो है आपका इसका आकाश गंगा के क्या अंश मात्र है, फिर हम मानते हैं देखिए आकाश गंगा भी अभी छोटी है, मतलब आकाश गंगा जैसी कि लाखों आकाश गंगा हैं और ये ब्रह्मांड में स्थित है, ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो इस प्रकार देखते हैं आप चीजें किस प्रकार से डेवलप होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग चीजों को बताने का प्रयास किया है। आप देखिए इसी तरह से देखिए पूरे सृष्टि की उत्पत्ति भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे संसार, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार, पहले ब्रह्मांड समझेंगे फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी उसको समझेंगे। तो आइए बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दिए तो है यहाँ पे 3 सिद्धांत कि यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो 3 सिद्धांत है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में, बिग बैंग मतलब बिग बैंग का मतलब ये होता है विस्फोट, मतलब बड़ा कुछ झटका, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे जो जिसको लॉर्ड जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रतिपादित किया था, इसको ही सबसे ज़्यादा मतलब अभी करंट अगर डेट में देखा था विश्वसनीय माना जाता है। बाकी ये जो उन्होंने साम्यावस्था का सिद्धांत जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी जिसे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने प्रतिपादित किया था, फिर दोलन सिद्धांत जिसे कि पर्सिस्टेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं जिसे डॉक्टर एलन सैंडर्स ने प्रतिपादित किया था। ये दोनों थ्योरी बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत इनकी अवधारणा है, तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और आज तक रिकॉर्ड है कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, और आगे भी कभी नहीं आएगा क्योंकि ये जो गलत है, गलत चीज़ों को पूछने का चांस थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। और ये इस तरह का एज सच कोई इसमें रोल प्ले नहीं करते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका महाविस्फोटक सिद्धांत है और इसी से चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और देखा जाए तो अभी महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में भी मतलब ऑप्शनल में तो नहीं पूछा गया है, ठीक है, हाँ जीएस में क्वेश्चन आए इससे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आप इसी को केवल पढ़ेंगे जैसे कि आपका, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप ऑप्शनल पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो उसमें आपको जीएस भी तैयार होता है। मैं जल्द ही इस वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप अगर ज्योग्राफी को ऑप्शनल के तौर पे चूज करते हैं तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं, मतलब कितना ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, कितना ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मैं इससे जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा लगातार क्योंकि आपकी क्लासेज रोज़ 4 वीडियो आपके लिए अपलोड करना पड़ता है, तो उसको प्रिपरेशन में मुझे ज़्यादा समय लग जाता है, तो अलग से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ आजकल, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जल्द से जल्द प्रयास करूँगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आप ये समझ सकें कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार का ये रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है महाविस्फोटक सिद्धांत और इसी का रेलेवेंस भी है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों को चर्चा करने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे और ना कभी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वेस्ट है पूरा टाइम, अगर हम वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं इस पर, तो कभी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया, तो इसमें आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल महाविस्फोट सिद्धांत की, बिग बैंग थ्योरी की, और इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि जो आपका ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ओके, बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को क्योंकि एक स्टोरी मैं चाहता हूँ कि लिखावट में तो आपको सामने मैं दे दे रहा हूँ नोट्स में, लेकिन आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह ये क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। आप किसी को अगर समझाना पड़े तो आप उसे समझा सकें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे सर्वाधिक यहाँ पे मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सिद्धांत माना जाता है तो इसी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिद्धांत भी पूरी तरह से सही है। मैं आपको बता दूं कि अगर कल को मान लीजिए कोई और सिद्धांत आता है जो इससे बेहतर तरीके से व्याख्या कर पाएगा तो उसे मान लिया जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अब इतना ध्यान रखें कि अभी ये सिद्धांत लंबा चलने वाला है, ठीक है, लंबे समय तक इसकी मान्यता रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी 1960-70 के आसपास इसकी मान्यता शुरू हुई थी, तब से अभी तक चल ही रहा है, तो अभी लंबा मान रखेंगे, मतलब मान के चलेंगे कि लंबे समय तक इसकी अवधारणा ऐसे बनी रहेगी।
और कुछ हद तक मतलब एक तरह से लगता भी है कि सही है ये, हम उससे चर्चा आगे करेंगे। तो यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, कहीं कहीं इनको लेमेंटर भी मतलब लिखा हुआ मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेमेत्रे और लेमेंटर दोनों बात एक ही है, ठीक है। 1960 या 1970 में इन्होंने किया था, तो 1960-70 के दशक में इन्होंने मतलब इस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और आगे बात करते हैं अगर इस सिद्धांत के बारे में, तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा चीज़ों को। देखिए इस सिद्धांत के बारे में अगर चर्चा करें तो लेमेत्रे साहब कहते हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, मतलब एक ऐसा पिंड जो कि क्या जलता, मतलब एक आग का गोला था, ठीक है, विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। मतलब एक बहुत ही बड़ा विशाल, जो पूरा आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं था, ठीक है, अंतरिक्ष पूरा साफ था, खाली था, और इसमें जो था एक विशाल का आपका अग्निपिंड, मतलब एक भारी जो है पदार्थों से निर्मित एक गोला था। देखिए अभी आपको इन चीज़ों को मान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है ना, ये नहीं बताता कि ये अग्निपिंड, विशाल अग्निपिंड आता कहाँ है या इसकी उत्पत्ति कैसे, ये नहीं बताता है, बल्कि ये मानते हैं पहले कि आपके जो आपका अंतरिक्ष था 15 अरब वर्ष पहले, उसमें एक विशालकाय जो है आपका मतलब अग्निपिंड था जो कि भारी पदार्थों से निर्मित था, ठीक है। अभी देखिए चीज़ मानी जा रही है, आपको देखिए शुरुआत में कल्पना यहाँ पे करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को अज्यूम करना पड़ेगा कि देखिए चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप इस थ्योरी को डेवलप नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग कर रहे हैं, जिसने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया उसने भी यही बात कही और हम भी यही बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व जो है एक विशाल का अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक विस्फोट से होने से पदार्थों का बिखराव हो गया। देखिए कहते हैं कि जब वो विशाल का जो अग्निपिंड, जो आग का गोला था, उसमें जब विस्फोट होता है, मतलब अचानक विस्फोट होता है, विस्फोट क्यों होता है इसको भी आप मतलब मान के चलेंगे, विस्फोट हो जाता है, ठीक है। इसमें अचानक विस्फोट होने से जो होता है, जो पदार्थ जो उसमें है, जो उस आग के गोले में जो पदार्थ, विभिन्न पदार्थ है, जब उसमें विस्फोट होगा तो पदार्थ क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में क्या होंगे, फैल जाएंगे, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे, ठीक है। और जब ये विभिन्न दिशाओं में फैलेंगे तो इनमें से जो पदार्थ विभिन्न ब्रह्मांडी पिंड जो निकलेंगे तो क्या करेंगे, तो उसमें देखिए होगा ये कि मान लीजिए कुछ पिंड ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, डेंस होंगे, बहुत ज़्यादा सघन होंगे, ठीक है। तो जब वो बहुत ज़्यादा डेंस सघन होंगे तो उनका नाभिक जो होगा ज़्यादा तरीके से ज़्यादा आकर्षित करेगा ऐसे पिंडों को जिन पिंडों की डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो जब विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद जब ये पदार्थ जो विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे तो कुछ पिंड ऐसे होंगे जिनका जो है डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उनका जो नाभिक होगा उन पिंडों का, वो कम डेंसिटी वाले पिंडों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जब ये कम डेंसिटी वाले पिंड भी क्या होंगे, उस ज़्यादा डेंसिटी वाले पिंड की तरफ आकर्षित होंगे, तो एक तरह से क्या होगा, ब्रह्मांडी पिंडों का यहाँ पर निर्माण, विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडी पिंडों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत से सारे मतलब आपके ब्रह्मांडी पिंडों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब अचानक विस्फोट होने से पदार्थों का बिखराव होता है तो इन पदार्थों के समूहन से, मतलब विभिन्न प्रकार समूहन, जब पदार्थ जो क्या होंगे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, और मिलेंगे कैसे, मिलने की प्रक्रिया ये होती है कि अगर घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो नाभिक होगा उस पिंड का, वो कम डेंसिटी वाले पदार्थों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो फिर उनका क्या समूहन मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो फिर एक मतलब समूह में फिर बनेंगे, तो फिर उनसे विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडी पिंडों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस प्रकार के कई पिंड ऐसे इस प्रकार से निर्मित होते हैं, ठीक है। फिर ध्यान रखेंगे कि पुनः विभिन्न सघन नाभिक के केंद्रों के चारों तरफ पदार्थों का जमा होने पर विभिन्न पिंडों का आकार बढ़ता है। देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, मतलब जो सघन नाभिक है उनके चारों तरफ जब कम सघन जो है पिंडों का क्या पदार्थों का क्या होगा, आके मतलब जुड़ना शुरू कर देंगे, उसमें जमना शुरू करेंगे, उसमें उससे जो है चिपकना शुरू कर देंगे, तो उससे लगना शुरू कर देंगे, तो फिर उनका जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब आकार बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आकाश गंगा की जो उत्पत्ति इसी मतलब तरीके से मानी जाती है कि पहले विस्फोट होता है, जो पदार्थ फैलते हैं, फिर उनमें से जो जिनका नाभिक बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा मतलब घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो फिर वो क्या करते हैं, कम घनत्व वाले पिंडों पदार्थों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस प्रकार से आपस में जो है जुड़ते क्या होता है कि फिर वो बहुत बड़े पिंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आकाश गंगा का इस प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई, समझाने का वो प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, तो इसी प्रकार से क्या था, आकाश गंगा, यहाँ पे आखिरी मात्रा छूट गया, बना लेंगे। तो विभिन्न पिंडों का आकार बढ़ता गया और इस प्रकार आकाश गंगा जो बनी। पुनः विस्फोट होने पर निकले पदार्थों के समूहन से तारों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया से कालांतर में ग्रह बने। देखिए हुआ क्या कि पहले क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है, और महाविस्फोट जब होता है, बिग बैंग होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें फैल जाती हैं, उसमें विभिन्न पदार्थ फैल जाते हैं पूरे अंतरिक्ष में। फिर क्या होता है, जिन पदार्थों का डेंसिटी ज़्यादा होता है उनका घनत्व तो क्या करता है, दूसरे कम डेंसिटी वाले पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है। तो फिर ऐसे जब प्रक्रिया चलती है तो अपनी तरफ खींचते क्या करते हैं, बड़ा पिंड बनता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। फिर जब उनमें क्या होता है, मतलब विस्फोट होता है, तो फिर
क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तारों का निर्माण होता है। तारों का प्रक्रिया भी वैसे ही रहेगी कि अधिक घनत्व वाले पदार्थ के चारों तरफ जो है कम घनत्व वाले पदार्थ जो है आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे, तो इस प्रकार से तारों का निर्माण होगा। और फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये एक प्रक्रिया रही है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी का भी आप देखेंगे तो मतलब वही जो ज़्यादा घनत्व वाला पिंड रहेगा वो बीच में, और जो किनारे किनारे पे वो कम घनत्व वाला जो पिंड आपको मिलेगा। और इस प्रकार से जो पृथ्वी का भी निर्माण होगा। और वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो हमारी अंदर आंतरिक जो आकृति है ना, इसमें आप देखेंगे जो अंतर मतलब कि जो केंद्र की तरफ जो घनत्व वो ज़्यादा है, और जो आप ऊपर जैसे उसकी तरफ सरफेस की तरफ आना शुरू करेंगे पृथ्वी के, तो सरफेस की तरफ जो घनत्व वो कम होता जाता है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं ये जो मतलब सच्चाई एक प्रमाणित होती है आपकी कि शुरुआत में क्या हुआ, जो अधिक घनत्व वाले पिंड थे वो नाभिक मतलब वो आकर्षित करने लगे जो कम घनत्व वाले पिंड है, फिर उनको अपनी तरफ जो है जोड़ने लगे। तो इस प्रकार से उनका एक निर्माण होता है, इस प्रकार से एक खगोलीय पिंड का निर्माण होता है। ये स्थिति हमें पृथ्वी में वर्तमान में देखने को मिलती है कि जो बीच का बिल्कुल पिंड है पृथ्वी में, बीच का जो स्थान वो ज़्यादा घनत्व वाला है, और जो सरफेस का मतलब चट्टान है वो क्या है, कम घनत्व वाला है। तो ये स्थिति हम बिग बैंग थ्योरी में पहले ही देखते हैं, और वर्तमान में हम देखें पृथ्वी के बारे में तो ये चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई देती है। मतलब कि एक तरह से ये सिद्धांत का प्रमाणित होता है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई कि कैसे महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा जो है चीज़ों का मतलब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब ये अंतरिक्ष में विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है, ठीक है, तो इस विस्फोट के मात्र 1.43 सेकंड मतलब बहुत ही कम समय 1.43 सेकंड्स के अंतराल के बाद समय अंतरिक्ष की जो वर्तमान मान्यताएं हैं वो अस्तित्व में आ चुकी थी। मतलब जो आज आप देखते हैं चीज़ें कि यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे जो शुक्र है, बृहस्पति है, सूर्य है, हमारी आकाशगंगा मतलब हमारी मिल्की वे है, और जो विभिन्न प्रकार की मिल्की वेज हैं, ठीक है, ये देखते जो वर्तमान जो स्थिति है ना, ये 1.43 सेकेंड्स के अंतराल में ही बन चुकी थी विस्फोट के बाद। मतलब आप इमेजिन करिए कि कितना तेज़ी से ये सब काम हुआ, मतलब कितने तेज़ी से विस्फोट, कितना इसमें गति कितना ज़्यादा थी कि इतने कम समय में 1.43 सेकेंड्स में जो वर्तमान हमारे सामने चीज़ें दिखाई देती हैं, ये इन चीज़ों का निर्माण हो गया मात्र एक विस्फोट के बाद से। समझ रहे हैं आप? तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, मतलब कितना तेज़ी से ये लागू हुआ, मतलब चीज़ें हुई हैं। और देखिए ये बात ऐसा नहीं केवल कल्पना है, ये बात जो है आप देखेंगे तो 1.34 सेकंड में जो ब्रह्मांड जो है कितना 10⁻³ गुना जो है फैल चुका था। मतलब 1.3 सेकंड में इतने कम समय में ये ब्रह्मांड अपने आकार का 10⁻30 गुना फैल चुका था। मतलब आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप इसको समझ रहे होंगे कि 10 के बाद यहाँ पे 30 बार जीरो लिखेंगे आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10⁻30 का मतलब है कि 10 के बाद आप यहाँ पे 30 जीरो लिखेंगे, ठीक है। और जब 30 जीरो लिखेंगे फिर आप उसको काउंट करेंगे कितना जाएगा, वो बहुत सोचिए, बहुत ही ज़्यादा अपने वर्तमान मतलब तत्कालिक जो उसका साइज था उससे क्या होगा, बढ़ गया एक बहुत ही कम सेकंड में। 1.34 सेकंड मतलब बहुत ही कम समय होता है, इसे बिल्कुल नगण्य समय बोलते हैं इतने ज़्यादा विकास को, ठीक है। और इसको जो है वर्तमान में आप देखें तो ब्रह्मांड का जो विस्तार जारी है, और जो ये फैला उस समय, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फैला तो अब नहीं फैल रहा है, ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। ये चीज़ें हम डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव जो होता है उसके द्वारा देखते हैं कि जब हम यहाँ पे रेडिएशन छोड़ते हैं तो पिंडों से टकरा कर रेडिएशन फिर जब पृथ्वी पर वापस आता है तो उसको हम गिनते हैं कि कितने समय में गया, कितने समय वापस आया, ठीक है, और दूरी कितना यहाँ पे हुई। फिर हम जब फिर दोबारा कुछ साल बाद उसी मतलब तरंगों को छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि वो तरंगें थोड़ा से और दूर तक ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब ये दिखाता है कि चीज़ें अब और दूर मतलब हमसे पृथ्वी से मतलब कि दूर जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। पिंड जो खगोलीय पिंड पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, इस प्रकार से जो उनका डिस्टेंस वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक डॉपलर इफेक्ट है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। मैं बस इतना आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रह्मांड है उसका अभी भी विस्तार, अभी भी उसमें फैलाव हो रहा है। और बात करें अगर कुछ वैज्ञानिक मतलब कुछ फैक्ट की बात करें इसके सपोर्ट में, तो 2001 में जो नासा ने विस्फोट के बाद की घटनाओं की मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब, ठीक है, नामक अपने अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। मतलब नासा ने भी 2011 में मैप नामक एक अनुसंधान किया जिसमें कि इसने पुष्टि की कि जो ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति है और जो विस्फोट के बाद जो चीज़ें जिस प्रकार से निर्मित हुई हैं वो सही बात है। वो हम जो है इसे अपने अनुसंधान के माध्यम से, जो कि मैप है उसके माध्यम से हम इसकी पुष्टि करते हैं। तो नासा ने भी इसको क्या किया, प्रूव किया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं चीज़ें किस प्रकार से आपके सामने होती हैं। आइए मैं आपको थोड़ा चित्र दिखा देता हूँ किस प्रकार से जो आपका बिग बैंग जो ये मतलब होता है किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए ये चित्र आप देखिए, ठीक है। आप इसी तरह देखा, देखिए मान लीजिए ये आपका जो है एक पिंड है, ठीक है। जब बिग बैंग मतलब जब विस्फोट होता है तो किस प्रकार से देखिए चीज़ें देखिए फैलना शुरू होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया किस प्रकार से जो चीज़ें यहाँ पे फैल रही हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए विस्फोट होता है तो इस प्रकार से एकदम तेज़ी से विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रकाश इत्यादि जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से भी आप देखते हैं कि इस प्रकार से चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। देखिए ये बनाया गया किस प्रकार की मतलब डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप देखेंगे आकाश में जब हम वो शादी इत्यादि में जब हम नहीं आकाश में छोड़ते हैं एक क्या बोलते हैं जब
फुलझड़ी जो भी होता होगा, मतलब छोड़ते हैं उसको आकाश में, तो पूरा आकाश में देखेंगे आप कि जाता है, छोटा सा पिंड, छोटा सा एक गोला होता है, आकाश में जाता है और पूरे आकाश में छा जाता है, कुछ सेकंड्स के अंदर छा जाता है। ठीक है, आप उसको अगर इमेजिन करेंगे, आपने शादियों में देखा होगा कि छोटा सा जो है मतलब बम, जैसे बम का टुकड़ा जो होता जाता है और आकाश में एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है मतलब विस्फोट होता है और वो इतना कम समय पूरे आकाश में देखिए फैल जाता है, मतलब जहाँ तक उसका रेंज है वहाँ तक बहुत ही कम समय में फैल जाता है। तो इस प्रकार से आप उसके एग्जांपल के तौर पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं किस प्रकार से विस्फोट होता है और चीज़ें देखिए किस प्रकार से इससे जो है आगे बढ़ती हुई जो है फैलती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा महाविश्व सिद्धांत क्या है, हमने अच्छे से समझने का सो प्रयास किया। अब आइए बात करते हैं कि और भी चीज़ों को जानते हैं इसके बारे में। देखिए ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए एक चीज़ मतलब हमें आगे यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर, जिसे कि LHC बोलते हैं, नामक सफल परीक्षण जो कि ऐतिहासिक महाप्रयोग था किया। ठीक है, देखिए ये क्या है, हम ये इसको देखिए मैं बता दूं आपको इसका जो मेन मोटिव है, जो इन्होंने यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जो 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह के नीचे जो लगभग 100 फीट के नीचे, ठीक है, और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग, ठीक है, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में जो परीक्षण किया, ठीक है, इसका मकसद क्या था, मैं आपको मकसद बताता हूँ। मकसद इसका ये था कि ये जानना चाहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो वो किससे हुई, इसको ये जानने का प्रयास करना चाह रहे थे। इसी वजह से इन्होंने जो है इस ऐतिहासिक महाप्रयोग को किया। अब आपको बता दूं कि लगभग इसमें 70-80 देशों के वैज्ञानिक जो शामिल थे और आपके भारत के भी वैज्ञानिक शामिल थे। आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसमें शामिल थे और भी कई वैज्ञानिक भारत के शामिल थे। जो आपके इसमें भारत रत्न है जो राव साहब हैं वो भी शामिल थे। तो ये काफ़ी मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रयोग था, इसे कहेंगे सदी का प्रयोग। इसका मतलब सदी के प्रयोग की संज्ञा दी गई कि धरती के नीचे 100 किलोमीटर मतलब 100 फीट नीचे, धरती के नीचे 100 फीट नीचे आप जाएंगे, फिर वहाँ क्या किया एक गोलाकार, देखिए ऐसे सर्कलाकार, मतलब एक क्या बनाया है ना, एक गोल मतलब कि गोल बेलन का, जैसे बेलन का आकार होता है ना बेलन का, उस गोल में क्या किया इन्होंने अपनी एक मशीन जिसकी लंबाई क्या थी 27 किलोमीटर लंबी सुरंग थी ये, और ठीक है 27 किलोमीटर लंबी इन्होंने मशीन बनाई। ठीक है, ऐसे गोल सी पाइप नुमा इन्होंने क्या बनाई, मशीन बनाई 100 फीट नीचे धरती के। ठीक है, और जब ये मशीन बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के मतलब वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसको मतलब यहाँ पे अंजाम देते हैं और इसे जो है इस प्रयोग को कहा जाता है ऐतिहासिक महाप्रयोग। इसे महाप्रयोग का नाम दिया गया और कुछ लोग इसे जो है लॉर्ड ऑफ द रिंग कहते हैं। आप बहुत से लोगों ने आपने लॉर्ड ऑफ रिंग जो हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी है उसको आपने देखा होगा, तो उसी के नाम पे इसको जो लॉर्ड ऑफ रिंग, क्योंकि रिंग के जैसा इसकी आकृति है पृथ्वी के नीचे 100 फीट की गहराई में, और एक रिंग की भात मतलब कि एक पाइप की भात इसकी आकृति भी है, जिसमें जो कि धरती से नीचे 100 फीट की गहराई पर स्थित है, आज भी स्थित है। इसमें इन्होंने महाप्रयोग किया। देखिए इसमें इनका जो मेन पर्पस था वो ये कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसको जानना। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, दो प्रोटॉन किरणों की क्या कि आमने सामने जो वहाँ टक्कर सफलतापूर्वक करवाई और इसके परिणाम स्वरूप जो रिकॉर्ड ऊर्जा पैदा हुई। देखिए इन्होंने किया ये कि दो प्रोटॉनों को क्या किया, इन्होंने एक तरफ से इसे लेकर आए और एक तरफ से, ठीक है, इधर लेकर आया, एक तरफ से जो है इधर इससे लेकर आया, दोनों के यहाँ पे टक्कर करा दी और टक्कर जो सफलतापूर्वक हुई, और इससे जो है जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो ऊर्जा ऐसा माना जाता है कि वो ऊर्जा जितनी उत्पन्न हुई उतनी ही ऊर्जा लगभग मतलब एक दो प्रोटॉनों की टक्कर के बाद जो है महाविस्फोट जब हुआ था तो उस समय उतनी ही ऊर्जा लगभग उत्पन्न हुई रही होगी। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा यहाँ पे मतलब प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझने का प्रयास करने के दिशा में ही इस महाप्रयोग को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि बहुत से देश जो है साथ मतलब अपना योगदान देते हैं। हमारे भारत देश से भी बहुत से यहाँ से वैज्ञानिक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सर ने जो है इस प्रकार की मतलब एक महाप्रयोग को जो अंजाम दिया, तो इसको मैं डिस्कस क्यों कर रहा है, देखा जाए तो ये मूलतः जो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके भूगोल से भी रिलेटेड है, आपके ब्रह्मांड से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करने का सोचा। तो आप ध्यान रखें कि इस लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक सफल परीक्षण को जो है अंजाम दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ हमारे सामने आती है। देखिए वो चीज़ क्या है कि इसके बाद सर ने 4 जुलाई 2012 को एक और इम्पॉर्टेंट था जो कि इसके लिए बहुत ही मतलब भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की सफल खोज की। देखिए हिग्स बोसॉन क्या है, हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए हिग्स बोसॉन को जनरली बोला जाता है गॉड पार्टिकल, आपने बहुत नाम सुना होगा। और जब ये मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा था 2010 से 2012, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। मतलब हम लोग तो डेली न्यूज़पेपर देखते थे कि
मतलब क्या अभी स्थिति क्या हुई, और जिस दिन मतलब ये दो प्रोटॉनों को आपस में टक्कर करवाने जाने की बात थी, उस दिन भी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट था। मतलब हमारे टीचर्स जो थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब देखते क्या रिजल्ट आने वाला है। अब फिर 2012 में जब ये हिग्स बोसॉन की जब यहाँ पे मिलते जुलते, जब इससे हिग्स बोसॉन से मिलते जुलते कण की खोज, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया, इसकी जब खोज हुई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी जो हमारे डिपार्टमेंट, मतलब हमारे संपर्क में जो टीचर, हमारे फिजिक्स के जो टीचर थे, या फिर हम लोग काफ़ी प्रसन्नता हुई कि अब देखिए एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, और ये जो है फिजिक्स के नियम को जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित करेगा, चीज़ों को देखने का एक अलग नजरिया जो है यहाँ पे डेवलप करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को उसमें क्रेज में थी। अब हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने उसको ध्यान दिया होगा, तो आपको याद होगा कि इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे किस समय, मतलब उस समय कितना क्रेज था इसको लेकर, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर हिग्स बोसॉन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की 2012 में सर ने क्या करती है, खोज करती है, ठीक है। देखिए अब बता देते हैं कि हिग्स बोसॉन क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसे हम ईश्वरीय कण भी बोलते हैं, गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। अब माना ऐसा जाता है कि जो ये गॉड पार्टिकल है, इसी से जो पूरे ब्रह्मांड की रचना है, मतलब जो द्रव्य, ये जो द्रव्य है जिसे हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जिस पार्टिकल को हम द्रव्य, मतलब पार्टिकल मतलब द्रव्य ही हुआ, तो इससे क्या पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है। और इसे ईश्वरीय कण इसलिए बोलते हैं कि माना जाता है कि ऐसे ईश्वर ने इसकी रचना कर दी, मतलब एक सिंबॉलिक देने के लिए कि आपको पता तो है नहीं कि किस शक्ति ने इसकी रचना की है, ठीक है। कैसे ये द्रव्य आपके ब्रह्मांड में आपको पता तो है नहीं, तो इससे बस एक सिंबॉलिक दे दिया था कि गॉड ने इसे बनाया है, और गॉड ने ही इस द्रव्य के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का क्या किया है, रचना यहाँ पे किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर देखिए 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्गस, ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे वो, उनका नाम था पीटर हिग्गस। तो पीटर हिग्गस जो थे, इन्होंने जो महाविस्फोट के बाद एक सेकंड के अरबवें भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले, देखिए यहाँ पे र की जगह पे ल रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मतलब ये कहते हैं कि 1964 में ये सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, कौन, ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्गस। और जब विस्फोट होता है, ठीक है, जब विस्फोट होता है तो उसके एक सेकंड के अरबवें भाग में, मतलब चूंकि आप सभी जानते हैं कि 1.43 सेकंड के आसपास जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो हमारे सामने जो वर्तमान रूप में इसकी उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक सेकंड के एक अरबवें भाग में जो आपका जो द्रव्य है, ठीक है, जो द्रव्य जिसकी उत्पत्ति होती है, जो द्रव्य है, और उसको जो भार मिलता है, ठीक है, एक सेकंड के अरबवें भाग में, उसमें जो भार की उत्पत्ति होती है, मतलब एक जो ब्रह्मांड का जो द्रव्य है, जब विस्फोट के बाद एक सेकंड के अरबवें भाग में उसमें जो भार जनरेट होता है, जो उसमें वेट जनरेट होता है, ठीक है, उस द्रव्य में जो भार उत्पन्न होता है, उस भार के सिद्धांत को ये प्रतिपादित करते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। फिर से मैं समझा देता हूँ कि होता ये है, जब महाविस्फोट होता है तो महाविस्फोट होने के बाद एक सेकंड के अरबवें भाग में जो द्रव्य आपका होता है, जो ब्रह्मांडिक जो द्रव्य होता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के आपके खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है, उस द्रव्य के एक सेकंड के अरबवें भाग में उस द्रव्य में जो भार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भार पैदा होता है, जो भार की उत्पत्ति होती है, उसी भार के सिद्धांत को ये प्रतिपादित करते हैं, उसी के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तो जो कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, आप सभी को सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में पता होना चाहिए, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके बारे में पता होगा, ठीक है। बहुत ही एक प्राउड मतलब फील कराने वाले इंडियन रहे हैं ये, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। इसे बाद में जो हिग्स बोसोन, मतलब इनका नाम बोस का और इनका हिग्स का नाम, इन दोनों को आपस में अमलगमेट किया गया, फिर इसे हिग्स बोसोन के नाम से जाना गया, जिसे कि हम बाद में गॉड पार्टिकल या फिर ईश्वरीय कण भी कहते हैं, ठीक है। और इसी से ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे, आप इनके योगदान को समझ सकते हैं कि गॉड पार्टिकल जिसे आज हम कहते हैं, इसकी रचना में इसको समझने के परिप्रेक्ष्य में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो गॉड पार्टिकल है, जिसे हम हिग्स बोसॉन भी कहते हैं, मतलब फिजिक्स की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, उसका जो है उत्पत्ति संबंधी जो वैज्ञानिक है वो हिग्स हैं, पीटर हिग्स हैं, जो कि ब्रिटेन के थे, और जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे। तो इन्हीं के नाम को मिलाकर जो है इसे हिग्स बोसोन कहा जाता है, इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसी से जो है पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बस एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सच कोई समझने वाली बात नहीं। जो बात थी वो यही थी कि मतलब जो द्रव्य था उसमें जो भार जनरेट होता है वो एक सेकंड के अरबवें भाग में कैसे होता है, उसका प्रतिपादन इन्होंने किया। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे। अब बाकी चीज़ तो फिजिक्स बिल्कुल कोर एरिया है फिजिक्स का, तो उससे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ आइए देख लेते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः जो है 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, मतलब आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, और आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं।
तो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और इसमें जो है असंख्य तारे हैं। तो अब हम अपना ये चैप्टर जो है मतलब अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आकाशगंगाओं के बारे में, उसमें चर्चा करेंगे, तारों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। और तो आपको आज का ये पहला वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपना कमेंट में ज़रूर देंगे फीडबैक, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ाने का प्रयास किया, मैंने किसी चीज़ को छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। मैंने सोचा कि हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए आपके नोट्स में, और आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो जरूरी चीज़ें हैं बल्कि मोर देन एनफ जो चीज़ें हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ आपके इस नोट्स के माध्यम से, और लेक्चर के माध्यम से मैं आपको उन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपके दिमाग में। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है उम्मीदें बहुत रहती हैं, और क्या मैंने जो मेहनत किया उसका सही परिणाम आपके सामने आया या नहीं आया इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर मुझे बताएं, और ठीक है फिर इसके बाद अपने मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।